ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हमने ऑलरेडी एक एक करके पढ़ चुका है। ठीक है, अब आज चारों के चारों को हम रिवाइज कर लेते हैं इस चार्ट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट आयोनिक सॉलिड। ठीक है, फिर दिया हुआ है हमको कोवेलेंटली नेटवर्क सॉलिड, हम इसको कोवेलेंटली या कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, ये हमारा सेकंड है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना। फिर है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी पढ़ चुका हमने, इसमें डायपोल मोमेंट वगैरह सब देखा था इसमें। तो ये है हमारा थर्ड टाइप, क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फोर्थ हमने पढ़ा मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अब इन्हीं की हम कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ये है प्रॉपर्टी पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल क्या होता है, हम वो पहले देख लेते हैं। अब यूनिट सेल ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जब फॉर्म होता है तो पार्टिकल बिल्कुल ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि वो एक यूनिट सेल के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, अब यूनिट सेल कैसा, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसा होता है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के भी टाइप्स है, ये हम क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ेंगे, यानी बाय नेक्स्ट लेक्चर एंड टुमारो से हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो मैं आज जब नाम यूज हुआ है तो हम इसको जस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिट सेल। यहाँ पर पार्टिकल जनरली प्रेजेंट। अब देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं एज, इसको हम बोलते हैं एज। ये जो है ये वाला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं इसको, वर्टाइसेस। और ये जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं ये सब क्या है, एंगल। ठीक है, इसके दो एजेस के बीच के एंगल। ठीक है, तो पार्टिकल जब इस यूनिट सेल के कॉर्नर में अरेंज रहेंगे, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो यूनिट सेल एक्चुअल में क्या है, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल को अगर हम कंबाइनली ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया दूसरा यूनिट सेल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल को हम रिपीटेडली अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हमने एक यूनिट सेल यहाँ पर रख दिया, है ना, फिर दूसरा यूनिट सेल उसके साइड में रख दिया, तीसरा उसके ऊपर रख दिया, चौथा उसके एक फ्रंट में एक बैक में। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हम इन यूनिट सेल को अगर अरेंजमेंट करेंगे तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में यूनिट सेल क्या हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हो जाएगा यूनिट सेल का मतलब, द स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि ये यूनिट सेल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अरेंज होंगे और क्रिस्टलाइन नेटवर्क को या स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिपीट करना। तो ये क्या हो रहा है, द स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन solid, the smallest and repeating unit of crystalline solid is called as unit cell. अब देखो यूनिट सेल क्यों नाम दिया है, यूनिट सेल। ठीक है, यानी जैसे हमारी बॉडी एक एक सेल से मिलकर बहुत ह्यूज नेटवर्क स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, ऐसे ही हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक एक यूनिट ज्वाइन होकर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है यूनिट सेल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ऐसा ही यहाँ पर यूनिट सेल को, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है सेल से मिलकर टिश्यू बनने, टिश्यू से ऑर्गन, है ना, ऐसा यहाँ पर भी एक एक यूनिट सेल से मिलकर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या यूनिट सेल की, ये डेफिनेशन है बेटा, वेरी सिंपल। क्या है, द स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। याद हो गई क्या, समझ में आ गया क्या, एवरीवन डू रिप्लाई, समझ में आया हाँ क्या सर। बेटा। हाँ ठीक है, तुषार, तुषार हाँ सर।
हाँ तो ऐसा हाँ सर यस ऐसे बोलते जाओ बीच बीच में, जब मैं पूछता हूँ समझ में आए क्या तो यस सर जवाब दिया। हाँ ठीक है। सो अब देखें, अब पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, अब तो यहाँ पर आयोनिक सॉलिड में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूनिट सेल बना है कहाँ, आयोनिक सॉलिड्स में, किसके बीच में बना है, केटायन और एनायन के बीच में, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड दे आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनायन एंड केटायन, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो यूनिट सेल के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल कौन होंगे आयोनिक सॉलिड में, केटायन और एनायन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होंगे ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको केटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको एनायन बोलते हैं। तो आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, एनायन और केटायन, समझा क्या। हाँ सर। हाँ अब कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड जो है इनके पार्टिकल्स क्या होंगे। अब कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं, जैसे कार्बन का देखा हमने, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ था, है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स क्या थे, एक्चुअल में एटम्स थे। ग्रेफाइट में देख लो, बकनिस्टर में देख लो, है ना, ये सारे के सारे जो सॉलिड है इनमें जो पार्टिकल्स है वो क्या थे, कार्बन के एटम्स थे, क्या थे, कार्बन के एटम्स थे। तो पार्टिकल ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड के जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, एटम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, अब हमने देखा तो सपोज आइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर H2O था, है ना, HO और H ऐसा, तो इनके बीच में यहाँ पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया था ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो दूसरा H2O मॉलिक्यूल फिर ऐसा अरेंज हुआ था, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था। तो मॉलिकुलर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं Cl2 की, तो Cl2 में सारे के सारे Cl2 रहेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं H2O की, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो दो या दो से ज्यादा टाइप के अगर सब्सटेंस एटम है तो वो पॉली एटॉमिक हो गया, और एक ही टाइप के अगर सब्सटेंस है तो वो क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक मोनो एटॉमिक का मतलब क्लियर हुआ क्या सभी को। जैसे आयोडीन की बात कर रहे हैं तो आयोडीन का सॉलिड जब फॉर्म करेंगे तो आयोडीन और आयोडीन के बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये आयोडीन का एक मॉलिक्यूल, आयोडीन का एक आयोडीन का एक मॉलिक्यूल, फिर आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक ही टाइप के एटम है तो ये हो जाएगा मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। लेकिन वाटर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक। एक से ज्यादा अगर एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में तो पॉली एटॉमिक होगा, और एक ही टाइप के अगर एटम है ना, एक ही टाइप के अगर एटम है हमारे मॉलिक्यूल में तो वो मोनो एटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। एक अगर मॉलिक्यूल है तो मोनो एटॉमिक, एक से ज्यादा अगर एटम है तो पॉली एटॉमिक, बस इसको याद रखना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं मे बी मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। इन मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था किसके बीच में हुआ था, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैनल के बीच, ठीक है। तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर होंगे मेटेलिक आयन और सी या फिर ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया पहला पॉइंट। आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, केटायन और एनायन। somebody is in waiting room, रुको। आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, एनायन और केटायन। कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो भी मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। मेटालिक सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो मेटालिक आयन होंगे और ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इतना क्लियर हुआ क्या फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन डू रिप्लाई। Yes, yes, sir.
ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का वर्क करता है। ठीक है, तो यहीं पे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जिसके कारण वो सॉलिड को फॉर्म करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये लिखा हुआ है यहाँ पर नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में, अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में अलग अलग टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था वाटर मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा था, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसी को हम डायपोल फोर्स भी बोलते हैं। और बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम उसको लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, हमने इसको पढ़ चुका है। ठीक है, और जैसे HCl की बात करेंगे तो HCl में ये भी एक मॉलिक्यूल है लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एटम है, तो ये पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। दूसरा HCl ऐसा आ जाएगा, दूसरा HCl यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा HCl यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा चौथा HCl यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पांचवा HCl यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके बीच में ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसके कारण क्लोरीन के ऊपर चार्ज हो जाएगा डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो देखो ये है पॉजिटिवली चार्ज, ये है निगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में डायपोल के कारण, डायपोल यानी अपोजिट पोल फॉर्म हो रहे हैं, एक साइड में पॉजिटिव है दूसरे साइड में नेगेटिव पोल है, तो हम इसी को बोलते हैं डायपोल। डाय यानी दो और पोल यानी अपोजिट चार्ज का फॉर्म होना, तो दो अपोजिट चार्ज का फॉर्म होने को हम बोलते हैं डायपोल। तो यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, पॉजिटिव के साइड में नेगेटिव और नेगेटिव के साइड में पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हो जाता है पार्टिकल्स का, हम इसी को बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स, हम इसको बोलते हैं, या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये किस में रहेगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड में रहेगा। अब बात हम करते हैं मेटालिक सॉलिड में, तो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में वर्क करता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन, केटायन को हम कैरनल नाम दिया था मैंने, कैरनल आपको याद होगा, KERNEL। जब सारे के सारे मेटल आयन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं हम उसको बोलते हैं कैरनल। एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बहुत सारे जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने उसको नाम दिया था ओसेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओसेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ओसेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हम उसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड होगा। अब देखो वापस को रिवाइज करते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड कौन कौन सा है? तो आयोनिक सॉलिड में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड में है कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में लंडन फोर्स हो सकता है, इसी को डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हमने देखा था। फिर मेटेलिक सॉलिड में होगा मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन कर्नल्स एंड ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। इतना समझ में आ गया बेटा? सेकंड पॉइंट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एवरीवन, कोई डाउट? हाँ जी, रोशनी, सर कोई डाउट बेटा? सोनल, तुषार, नो सर। समझ में आ गया दोनों पॉइंट पक्का? यस सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं।
रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं? ओके, सो अब हम देखेंगे हार्डनेस। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हार्डनेस। सो आयोनिक सॉलिड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए आयोनिक सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड यानी हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, और ब्रिटल का मतलब अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया सो आयोनिक सॉलिड ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड में। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर जो हार्डनेस रहेगी वो भी बहुत ज्यादा हार्डनेस रहेगी। और अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो इट इज अ कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड एंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, अगर हम बात करें मोलिकुलर सॉलिड में, तो मोलिकुलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट। लेकिन अगर हम बात करें मेटालिक सॉलिड की, तो ये और भी ज्यादा हार्ड होते हैं। इनमें ब्रिटलनेस नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये बहुत सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, गोल्ड इतना सॉफ्ट है कि हम उसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, और 24 कैरेट का तो गोल्ड यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है कि वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए वहां पर दूसरे सब्सटेंस जैसे कॉपर हो गया, है ना, इसकी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और फिर हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट में 22 कैरेट, 23 कैरेट के जो गोल्ड के बने हुए ज्वेलरीज अवेलेबल होती है, 24 कैरेट के नहीं होते। ठीक है, सो वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, तो ये वेरी करते हैं, जैसे सॉफ्ट भी है, फिर हार्ड है, फिर मीडियम हार्ड है, और बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो मेटल में सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, यहाँ पर लिखा है इसलिए वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हार्डनेस इजी पॉइंट है बहुत, तो याद रखना आयोनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, और मेटेलिक सॉलिड डिपेंड करता है कि वो मेटल कौन सा है। ठीक है, अगर हमने सोडियम लिया ना, मैग्नीशियम लिया, गोल्ड लिया, तो ये कैसे हैं? बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये बहुत ज्यादा हार्ड मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इतना टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट की? इट इज द टेम्परेचर एट विच इट इज द टेम्परेचर एट विच solid get converts into the liquid form, that temperature is called as melting point. The temperature is called as melting point. कड़े का मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हुआ? सो आयोनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी करता है फ्रॉम 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वेरी करता है, पार्टिकल सब्सटेंस टू सब्सटेंस से वेरी करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये होता है अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इट इज 3550 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डायमंड में और एक डायमंड होता है जिसको हम ब्लैक डायमंड कहते हैं, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको हम ग्लास कटिंग में यूज करते हैं ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड ले रहे हैं, है ना। तो इसकी रेंज है 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें मोलिकुलर सॉलिड, तो मोलिकुलर सॉलिड तो लिक्विड फॉर्म में भी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाउट -272 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेंज करता है इसके बीच में। अगर हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड, तो ये स्टार्ट होता है -39 डिग्री सेल्सियस। अब बोलोगे सर मेटल 39 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ मेटल है जैसे मरकरी हो गया, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है,
है ना। इसका मतलब अगर हमने इसको टेम्परेचर रिड्यूस किया 0 माइनस में, तो ये लिक्विड यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा कितने 39 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सॉरी 3400 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। अब सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सी, किसी को आइडिया है? हार्डेस्ट सबसे हार्ड मेटल है टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड मेटल्स है। नेक्स्ट अब है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में? आयोनिक सॉलिड, देखो आयोनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में, है ना, ये बेड कंडक्टर होंगे, लेकिन मोल्टेन स्टेट में और एक्वेस फॉर्म में यानी वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो अब ये आयन को फॉर्म करेंगे, और जब आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो ये एक्ट करते हैं एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो चलो देखते हैं पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। देखो आ गया, सॉलिड स्टेट में ये करंट को सप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब क्योंकि आयन फॉर्म नहीं होते ना उस समय, तो सॉलिड फॉर्म में सारे के सारे जो पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है ये एक दूसरे से बिल्कुल बॉन्डेड होते हैं स्ट्रांगली, तो ये मूव नहीं हो सकते। अब मूव नहीं होंगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में ये बेड कंडक्टर होंगे। लेकिन जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और निगेटिव आयन अलग, तो पॉजिटिव निगेटिव आयन सेपरेट हुए तो ये चार्ज को कैरी करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए लिक्विड यानी मोल्टेन कंडीशन में, ठीक है, देखो व्हेन मेल्टेड, मेल्ट करेंगे तब, और जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो Na पॉजिटिव और Cl का निगेटिव आयन फॉर्म होता है। इसका मतलब ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन दोनों फॉर्म करते हैं। तो ये कंडीशन हो गई व्हेन वाटर में डिसॉल्व करेंगे यानी एक्वियस फॉर्म में। ठीक है, एक्यू यानी एक्वियस फॉर्म में, और मोल्टेन कंडीशन में, मोल्टेन यानी जब हम उसको मेल्ट करेंगे, पिघला देंगे, है ना, उस कंडीशन में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वियस फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे आयंस का, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। और ये गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज आयन लाइक कैटायन और एनायन सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होंगे तो इंडिविजुअली वो क्या चार्ज को कैरी करने में हेल्प करेंगे। तो क्लियर हो गया, सॉलिड स्टेट में आयोनिक सॉलिड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज एट मोल्टेन स्टेट और इन देयर एक्वियस फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कर लगा मोहिनी, समझ में आ रहा है बेटा? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी आवाज आ रही है? ओके, मोहिनी को बोलना नहीं होगा, ओके ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देख रहे हैं किसके केस में, कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड के केस में। अब देखो कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड पुअर कंडक्टर होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सिर्फ ग्रेफाइट ही है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अदरवाइज सारे के सारे कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और डायमंड इज एक्सेप्शन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, और डायमंड एक ऐसा कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड है जो गुड कंडक्टर है हीट का, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, सिर्फ लाइट का है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड ये दो गुड कंडक्टर, एक है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बाकी अदर जितनी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे मोलिकुलर सॉलिड, अब मोलिकुलर सॉलिड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनसे करंट नहीं जाता, लेकिन अब यस बोल रहा है कि सर वाटर से तो करंट जाता है ना। अगर आपने एक तालाब में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, आपने जनरली खेतों में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर, है ना, खेतों में क्या होता है जनरली ओवरहेडेड जो पोल होते हैं, पोल के ऊपर जो वायर जाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कि जब पास होती है या फिर तूफान उफान के कारण जब पोल या वायर टूट कर गिर जाते हैं और खेतों में अगर पानी होता है
तो पर्सन को पानी के थ्रू करंट लग जाता है ना। बट यहाँ पर तो बोला है कि मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो क्या होता है कि जो वाटर होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजोल्व फॉर्म में होते हैं जो आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, आयन के फॉर्म में। और जब आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वाटर में वो सॉल्यूशन है ना, एक्वियस सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए वो करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में प्योर वाटर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द डिफरेंट सॉल्यूशन जो वाटर फ्रॉम द ओशन है, ओशन समुद्र में है, बहुत ज्यादा आयन प्रेजेंट है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो जनरली जो मोलिकुलर सॉलिड है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मेटेलिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो मेटेलिक सॉलिड में तो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सारे के सारे जो मेटल्स मेटेलिक सॉलिड है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है और वो है एग्जाम्पल का। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में हमने NaCl का देखा था और कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड जब ब्रेक डाउन होगा वाटर में तो ये फॉर्म करेगा Ca2 पॉजिटिव और 2 फ्लोरीन के नेगेटिव आयन को ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कैटायन हो जाएगा हमारा, कैटायन यानी क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो कैल्शियम का जो आयन है वो कैटायन हो जाएगा और फ्लोरीन के जो नेगेटिव आयन है ये हो जाएंगे हमारे एनायन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड में तो हमने स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ा है, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और बकमिस्ट यानी फ्लोरीन के बारे में, सिलिका है, ये सब क्या है कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड है। अगर हम बात करें मोलिकुलर सॉलिड की तो आइस, इसका स्ट्रक्चर भी देखा था हमने। ठीक है, फिर बेंजेनोइक एसिड, ये वाला ये है बेंजीन और यहाँ पर लगा हुआ है ओइक C डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, इसका अगर सॉलिड को देखेंगे तो ये कैसा है, मोलिकुलर सॉलिड है, ये ना एग्जांपल दे रहे हैं। फिर मेटेलिक सॉलिड में आप सोडियम का ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, कॉपर का ले लो, गोल्ड का ले लो, कोई भी मेटल, फेरस का ले लो, है ना, सारे के सारे एग्जांपल है मेटेलिक सॉलिड के। ठीक है, ये हमने जितने भी चारों टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा ये उसका क्या है कंक्लूजन पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सुना, एंड फोन हैंग हो गया था यार, और क्या करूँ सर। ओके ओके ओके, हाँ बेटा। सर फोन हैंग हो गया था तो क्लिक नहीं हो हाँ रहा था सर जल्दी। हाँ हाँ, और क्लास डेली अटेंड क्या करो बेटा। सर वो आपका रिकॉर्डिंग जो आप वीडियो भेजते हो वो करती हूँ क्योंकि उस समय सर कॉलेज का भी थोड़ा रहता है। ओके ओके ठीक है ठीक है। बाकी सब ठीक, तबीयत तबीयत आराम। हाँ सर सब ठीक है। ओके ठीक है, तो टाइम कितना हो गया 34:35, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट है, दूसरा पार्ट होगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, ये यूनिट सेल की जो डेफिनेशन लिख कर दिया हूँ मैंने, ये सब चीजें इरेज कर देता हूँ मैं, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ सो दैट यू विल आइडेंटिफाई इट इजीली। तो कहाँ गया शेप, ये आ गया। तो ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। फिर हैंग हो रहा है। चलो इसको बॉक्स में बंद करो, ये है यूनिट सेल की डेफिनेशन ना। इसको बॉक्स में बंद किया मैंने, ग्रीन बॉक्स, ये THE है, ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है, इसको लिख लेना और ये चार्ट को एक बार ड्रॉ कर लेना घर पे ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, हमारा टाइम बस 4 मिनट बचा है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क।
रिगार्डिंग आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड? एनी डाउट? नो सर। ओके तुषार, एनी डाउट बेटा? किरण, रोशनी, नो सर। ठीक है, फिर सोनल, नो सर। ठीक है, यस तुषार। सोनल, अरे ये कहाँ गई? और सलोनी? हाँ ओके, सो आज सेशन यहीं पे खत्म कर रहे बेटा, ठीक है? सर हाँ, सर बाकी की क्लास कब होगी सर? मैथ के लिए तो वो पेंटेव आ रहा है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो अभी वो एंड्रॉइड वाला मंगाया है, एंड्रॉइड वाला यानी मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाता है। अब वो आज 18 तारीख को आएगा, आप बोले हैं सर ने 18 को आएगा, तो 2 दिन के बाद 20 तारीख से फिर शुरू करेंगे। फिर मैं बायोलॉजी के सेशन के लिए बात करता हूँ, क्योंकि बायो का और फिजिक्स का नहीं, बायो तो हो जाएगा, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। मैडम के पास वो है नहीं, मैंने सर से बात की यार बाहर वाले, लेकिन वो पेमेंट बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 1 घंटे का 600 रुपये बोलते हैं। 2-3 दिन तक हाँ हो बोले, हाँ 1 आवर का 600 रुपीज बोल रहे हैं। ऐसा, तो मैंने उनको फिर अभी स्टे पे रखा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करके, फिर से बहुत हो गया ना 1 घंटे का। 25 दिन में पढ़ाया तो, हाँ 20 दिन में अगर पढ़ाएंगे तो 12-13-15 हज़ार के आसपास आएंगे उनको सर। ठीक है, कराता हूँ मैथमेटिक्स का जल्दी स्टार्ट।